हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम नारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का कॉमर्स सब्जेक्ट एंड उसमें हमारा आज का टॉपिक है न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। सो ऑलरेडी हम बिजनेस के बारे में कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं, क्या होता है बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन हमारा एलपीजी कॉन्सेप्ट है, इम्पैक्ट ऑफ लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव इन द चेंजिंग सिनेरियो, रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज, नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड टर्न अराउंड। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए। Indian economy had experienced major policy changes in early 90s. सो यहाँ क्या बोला है कि इंडियन इकोनॉमी ने बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे 1990s में। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉपुलरली नोन एज लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन एसेंस एलपीजी मॉडल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि इंडियन इकोनॉमी में एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जो पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था, एलपीजी के नाम से, जिसको हम लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते थे। LPG model aim at making the Indian economy as fastest growing economy and globally competitive. So क्या बोला है, LPG मॉडल जो आया था उसका एम ये था कि इंडियन इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया जाए, जो तेजी से ग्रो करे एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंपटीशन में रह सके। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उनके क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पूरे मॉडल का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लाइबलाइजेशन। लाइबलाइजेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लाइबरलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है लाइबरल होना, फ्रीडम होना। ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस थे उनको कम कर दिया गया। ठीक है, उनको प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, कुछ हटा दिए गए। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल डिसीजन अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच इंडिकेटेड टेंडेंसी टुवर्ड्स मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला है, 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जो क्या इंडिकेट करता था, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो। देखो, हमारे दो सेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला होता है पब्लिक सेक्टर एंड दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो दोनों सेक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर जो ओन्ड एंड गवर्नड होता है वो गवर्नमेंट करती है, एंड प्राइवेट सेक्टर जो ओन्ड एंड गवर्न करता है वो कोई भी एक इंडिविजुअल कर सकता है। ठीक है, तो जब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लाइबलाइजेशन का देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा लाइबलाइजेशन का। लाइबलाइजेशन मतलब कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया ट्रेड से। ठीक है, यहाँ क्या बोला, द इम्पैक्ट ऑफ लाइबलाइजेशन इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। फर्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट, सेकेंड इज नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे लाइबलाइजेशन के, फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लाइबलाइजेशन से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ। सेकेंड, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो इंक्रीज हुआ। एंड फोर्थ इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। जब लाइबलाइजेशन होगा तो कंपटीशन में भी इंक्रीज होगा, एंड जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको एक पूरे वर्ल्ड में मार्केट देखने को मिलेगी, एंड जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक कॉम्पिटिटर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड इज नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट। लाइबलाइजेशन में क्या हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, जिससे क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाउन जाएगा। सेकेंड इज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। थर्ड इज इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड फोर्थ इज अनरिलायबल इन्वेस्टमेंट। अनरिलायबल इन्वेस्टमेंट हुआ एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन जो थी लाइबलाइजेशन में
वो निगेटिव इफेक्ट माना गया। ठीक है, सो लाइबलाइजेशन क्या है, इसके क्या इफेक्ट हुए, समझ में आ गया। देन सेकंड हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या रहे। प्राइवेटाइजेशन रेफर टू अ प्रोसेस दैट रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ नेशन। जैसे अभी हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को या गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को कम करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है, रिड्यूस करता है एंड पब्लिक सेक्टर को कम इन्वॉल्व करता है, उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर पार्शियली और फुल्ली बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू प्राइवेट पार्टीज। क्या होता है, जैसे अभी भी हमने देखा था बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्राइवेटाइज कर दी गई थी। ठीक है, सो क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी मान लो अगर कोई एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म में 51% या 51% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है, सॉरी पब्लिक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, 51% या 51% से ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी उसमें और उसको ओन्ड एंड मैनेज करती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर इसके इक्विटी शेयर 51% से कम कर दिए गए, अब इस 51% में से शेयर प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पार्टीज को बेच दिए गए, तो यहां पर अगर 49% से कम रह जाता है गवर्नमेंट का तो उसको हम बोलेंगे कि ये पार्शियली है। ठीक है, कि गवर्नमेंट थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा गवर्नमेंट का, बट अगर पूरी तरीके से सारे बेच दिए तो वो फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाता है। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब इसके इम्पैक्ट क्या रहे यहां पर आपको गिवन है। फर्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट, फर्स्ट है इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। सेकेंड, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इफिशियंसी में इंक्रीज हुआ। थर्ड, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया गया। फोर्थ इज लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट के अंडर रहेगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहेगा, अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है। सेकेंड, अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में जाने के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे। सो फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन रहा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। सेकेंड इज लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचती है, बट प्राइवेट सेक्टर जो है उनको सिर्फ अपना रहता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, एंड थर्ड इज हाई प्राइस, आपने देखा होगा जो भी चीजें आप पब्लिक सेक्टर में देखते हो वो एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर कम प्राइस पर होती है। जैसे अगर हम फेयर ले लें, ठीक है, किराया, अगर ट्रेन का देखोगे आप रेलवेज का, ठीक है, तो कितना कम होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट बसेस या फिर किसी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से। ठीक, सो फोर्थ इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कंट्रीज इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी विद अ व्यू टू कैप्चरिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल इकोनॉमी क्या है कि भाई हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो उसको हम एक इकोनॉमी मान के कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इंटीग्रेट करना सारी कंट्री की इकोनॉमी को, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एज फॉलोइंग, इसके क्या इम्पैक्ट रहे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव में फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज एक दूसरे से आपस में इंटीग्रेट करती हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज कम हो जाती हैं ग्लोबलाइजेशन से। एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी कंट्री से, किसी भी मार्केट से हम दूसरी कंट्री, दूसरी मार्केट कैपिटल या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगेटिव क्या इंपैक्ट रहे, प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई ग्लोबलाइजेशन से। सेकेंड इज प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। सो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिनको हमने निगेटिव इम्पैक्ट माना है। ठीक है, सो ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव इन द चेंजिंग सिनेरियो। क्या स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव है चेंजिंग सिनेरियो में। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रैटेजी। विलियम एफ ग्लक इन हिज बुक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज डिफाइंड द स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव इनटू 4 ब्रॉड ग्रुप्स।
क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होती हैं, अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। विलियम एफ ग्लोक ने अपनी बुक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बताया है कि क्या क्या स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है? रेफर टू मेंटेनिंग स्टेटस क्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। स्टेबिलिटी का मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेटस जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन का, उसको स्टेबल रखना, उस जगह पर मेंटेन रखना। इट इम्प्लाइज कंटिन्यूइंग करंट एक्टिविटी ऑफ द फर्म विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज। जो करंट एक्टिविटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कंटिन्यू रखना बिना किसी चेंज के, ठीक है। सेकेंड इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। रेफर टू स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर एक्सपैंडिंग अ फर्म्स बिजनेस। ग्रोथ स्ट्रैटेजी किस लिए यूज की जाती है? एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान है जो किस लिए बनाया जाता है, किस लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो, बिजनेस बढ़े, ठीक है। Growth means an increase in the size and scale of operation of a firm, usually accompanied by increase in its resources and output. ग्रोथ का सिंपली मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि बिजनेस का साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़े, ठीक है। कि अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 200 यूनिट प्रोड्यूस करें। हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल में आ रहा था तो मीडियम में या लार्ज में आए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज और आउटपुट भी बढ़ाएं, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इन एसेंस इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमारी 2 तरीके से डिवाइड है। इंटरनल ग्रोथ मींस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ग्रोथ जो होती है, एंड एक्सटर्नल ग्रोथ जो बाहर की ग्रोथ होगी। थर्ड इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी दो लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैज बीन परस्यूड बाय वेरियस कंपनीज सक्सेसफुली। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो लेस फ्रिक्वेंटली देखी जाती है, यूज की जाती है, बट बहुत सारी कंपनीज को सक्सेसफुली करती हैं। इन रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अनअट्रैक्टिव एंड अनवांटेड एरिया ऑफ बिजनेस आर सीक्वेंस्ड ग्रेजुअली। क्या बोला है कि जो अनअट्रैक्टिव या फिर अनवांटेड एरियाज होते हैं बिजनेस के, उनको धीरे धीरे सीक्वेंस कर दिया जाता है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इन एसेंस डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज के अंडर आ जाती हैं। एंड फोर्थ है हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी रेफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अप्लाइड ईदर सिमिल्टेनियसली और सिक्वेंशियली। क्या बोला है? ऊपर की अभी जो हमने तीनों स्ट्रैटेजी देखी, फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, ठीक है, सेकंड एक्सपेंशन एंड थर्ड रिट्रेंचमेंट, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इन एवरी कॉम्बिनेशन 2 और मोर बिजनेस यूनिट कम टुगेदर एंड अडॉप्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या बोला है? 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस जो है वो साथ में आते हैं और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि भाई इस पॉलिसी पर हम सब वर्क करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, एंड उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने के लिए वो पॉलिसी वहां पर यूज करते हैं। अ कॉम्बिनेशन इज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट रिस्क। कॉम्बिनेशन क्या है? यहाँ पर कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी जो है वो किस लिए यूज की जाती है? इसको बोला है रिवॉल्यूशन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में हमारी ये सारी आ जाती है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, एलाइड कॉम्बिनेशन, सर्विस कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो आई होप चारों आपको समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज का रीस्ट्रक्चरिंग होना, ठीक है। सो रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? रीस्ट्रक्चरिंग रेफर टू रीबिल्डिंग और रीऑर्गेनाइजिंग बिजनेस फॉर्म। रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा से बनाना, रीबिल्डिंग रीऑर्गेनाइजिंग दोबारा से ऑर्गेनाइज करना। इट्स अ स्ट्रैटेजी दैट मे बी फाउंड यूजफुल इन ऑल डिफरेंट फेजेस ऑफ फॉर्म्स लाइफ साइकिल, इनिशियल पीरियड, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। देखो जो लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का वो कैसा होता है? आपका 4 पीरियड यहाँ पर बोला है कि इनिशियल, जब वो ग्रो होना स्टार्ट करता है, फिर जब वो ग्रो हो जाता है एक मैच्योरिटी पीरियड आता है, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पूरा टाइम पीरियड जो होता है, ये जो फेसेस होते हैं लाइफ साइकिल के, उसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल मानी जाती है। इट मे ऑल्सो बी फाउंड यूजफुल इन पोस्टपोनिंग द डेथ ऑफ अ फर्म, इन एसेंस डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सो देखो डिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन क्या होता है? एक तरीके से हम कहते हैं कि कंपनी बंद हो गई, ठीक है, तो कंपनी के बंद होने को डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन बोलते हैं। सो एक तरीके की डेथ ऑफ द फर्म हो गई, ठीक।
तो ये उस टाइम पर भी उसको पोस्टपोन करने के लिए भी यूजफुल रहती है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज मर्जर। रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी जो यूज की जाती है वो कौन कौन सी होती है? पहली स्ट्रैटेजी है हमारी मर्जर। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि बिजनेस को, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस फर्म है, उसको रीबिल्ड करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या किया जाता है? सो फर्स्ट है यहाँ पर मर्जर। अ मर्जर रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी। मर्जर में क्या होता है भाई कि ए कंपनी थी प्लस बी कंपनी, दोनों मिल गई एंड उन्होंने एक कंपनी बना ली, ठीक है। इट में इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन। इसमें एब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन आ जाता है। इन एब्जॉर्प्शन वन कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी एंड इन कंसोलिडेशन टू और मोर कंपनी ज्वाइन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंपनी जो होती है वो ज्वाइन करती है और न्यू कंपनी बनाती है। सो फर्स्ट क्या है हमारा? मर्जर। मर्जर में क्या हुआ? ए एंड बी कंपनी जुड़ी एंड मर्ज होके वो दूसरी कंपनी बनी ए बी, ठीक है। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में कि भाई ए कंपनी थी एक बड़ी, ठीक है, उसने एक बी कंपनी थी छोटी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, इसके अंडर आ गई। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। देन सेकंड है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन इज रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू एक्वायर बिजनेस। अमेलगमेशन में क्या होता है? ये भी एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपनी जो होती है वो लिक्विडेट हो जाती है, कि खत्म हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने सबने मिलके एक नई कंपनी बनाई, ठीक। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, सो अमेलगमेशन में हमारा क्या होगा? ए कंपनी थी, ठीक है, प्लस बी कंपनी थी प्लस सी कंपनी थी। ये तीनों जो है, ये तीनों इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया एंड एक ये नई कंपनी बन गई सी कंपनी, ठीक है। सॉरी, इसको हम मान लेते हैं डी कंपनी, ठीक है। एक ये नई कंपनी बन गई, सो वो अमेलगमेशन होता है। इन सिंपल टर्म इट मीन दैट न्यू कंपनीज फॉर्म दैट बाय द बिजनेस मिनिमम ऑफ टू कंपनीज। कम से कम दो कंपनीज को वो बाय कर सकती है जो नई कंपनी बनेगी, ठीक है। सो अमेलगमेशन समझ में आ गया। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी एक्विजिशन या टेक ओवर की। एक्विजिशन रेफर टू अ सिचुएशन वेयर वन फर्म एक्वायर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अनदर फर्म। जैसे अभी हमने देखा पीछे एक्वायर का था कि जब एक फर्म जो है दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। The shareholder of the dissolved firm are paid either cash and given share in acquiring company। क्या बोला है कि जो शेयर होल्डर होते हैं डिसॉल्व फर्म के, उनको कैश या फिर शेयर दे दिए जाते हैं एक्वायरिंग कंपनी में। लाइक कि ए कंपनी थी हमारी, ठीक है, एंड ये बी कंपनी थी, बी को ए ने एक्वायर कर लिया, ठीक, इसके अंडर आ गई, सारी चीजें इसको दे दी, ठीक। अब ए के बी के जो शेयर होल्डर थे, उनके शेयर होल्डर को अगर वो चाहें तो कैश ले सकते हैं, ठीक है, कि उनको अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो ए के पास चले जाएंगे, उनको कैश मिल जाएगा। एंड या फिर जो एक्वायरिंग कंपनी कौन है? ए, ठीक है, तो उसको ए के शेयर मिल सकते हैं जो बी के शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर इज अ फॉर्म ऑफ एक्विजिशन विच रिक्वायर टू एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। टेक ओवर का मतलब होता है कि एक्वायर कर लेना, किसी भी कंपनी को एक्वायर करने की जरूरत है उसको, उसका इंटरेस्ट कंट्रोल करती है एक कंपनी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, ठीक है। जैसे ये बी है, बी अपनी कंपनी खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं एक्वायर करना चाहता कि हमें कोई एक्वायर करे दूसरी कंपनी, बट ए उसको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, ले लेती है। उसको किसी भी चीज की जरूरत है तो अगर उसको टेक ओवर की जरूरत है वो उसको टेक ओवर कर लेती है, चाहे बी की कंसेंट उसमें हो या ना हो, ठीक है। एंड फोर्थ इज ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। किसका फॉर्म है ये? बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ज्वाइंट वेंचर नाम से समझ में आ रहा है, हेयर टू और मोर कंपनीज फॉर्म अ टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर स्पेशल पर्पस। एक स्पेशल पर्पस के लिए दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, पार्टनरशिप करती है। हेयर टू कंपनीज अराइव्ड एट एन अरेंजमेंट ऑन सर्टेन इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट की दोनों का सेम इंटरेस्ट, सेम एम होता है, ठीक है, एंड उस सर्टेन इशू के लिए वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। न्यू कंपनीज
is not created but suitable working arrangement are agreed upon. Such agreement are beneficial to combining unit. ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है भाई कि ए कंपनी और बी कंपनी जो है वो एक टेम्पररी पार्टनरशिप में आ रही है, ठीक है। दोनों मिलके कोई नई कंपनी यहाँ नहीं बना रही, ना ही कोई नई कंपनी बनती है, बस एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, जो दोनों के लिए सुइटेबल होता है, बेनिफिशियल होता है। सो आई होप समझ में आ गए होंगे चारों कैटेगरीज किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, क्या जरूरत होती है रीस्ट्रक्चरिंग करने की, ठीक है, कि जो भी कंपनी है वो टेक ओवर, एक्वायर, एक्विजिशन क्यों कर रही है। सो फर्स्ट वन इज सिकनेस ऑफ द यूनिट। यूनिट जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं ऐसे बिजनेस भी बीमार हो जाता है जब डाउन जाने लगता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट, जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं हो पा रहा सारी चीजें। थर्ड इज इंटेंशन टू रिटायर, बिजनेस को रिटायर होने की जरूरत है, उसको रिटायर होना है कि भाई अब हमें वर्क नहीं करना, अब हम अपना बिजनेस किसी दूसरे को दे दे रहे हैं, ठीक है। एंड टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, मान लो किसी भी एक मार्केट में ए और बी दो फर्म है बस, ठीक है, एंड ये दोनों एक दूसरे के बहुत कॉम्पिटिटर है और एक दूसरे का लॉस इसकी वजह से बहुत हो रहा है, तो दोनों क्या करती है, मिल जाती है कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए। देन नेक्स्ट इज परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज परसीव करने के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए एंड फाइनेंस के लिए। जैसे किसी भी एक कंपनी के पास पैसा नहीं है या दोनों के पास नहीं है तो दोनों मिलके काम करती है, ठीक है। सो इसीलिए जरूरत होती है रीस्ट्रक्चरिंग की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टर्न अराउंड क्या होता है। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कैन बी रेफर्ड एज कन्वर्टिंग अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिटेबल वन। एक ऐसी बिजनेस यूनिट जो लॉस से सफर कर रही हो उसको प्रॉफिटेबल बनाना, उसको हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ मार्केटिंग बाय डीएच कॉलिन, डीएच कॉलिन के अकॉर्डिंग जो हम अगर मार्केटिंग की डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो टर्न अराउंड का मतलब क्या है, टर्न अराउंड मीन्स मेकिंग द कंपनी प्रॉफिटेबल अगेन, दोबारा से कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना, ठीक है। टर्न अराउंड इज पॉसिबली ओनली व्हेन द कंपनी रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस ऑपरेशन। कब होगा टर्न अराउंड, सिर्फ तभी होगा जब बिजनेस जो है वो कंपनी रीस्ट्रक्चर करेगी अपने बिजनेस operations को। Normally the turnaround strategy aim at improvement in declining sales or market share and profit। कब होता है turnaround strategy, जब improvement करना होता है कम होती हुई सेल में, कि भाई हमारी सेल जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है, तो इसको किस तरीके से हम ठीक करें, तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। या फिर मार्केट शेयर और प्रॉफिट डिक्लाइन होता है। Declining sale or market share may be due to several factors, both internal and external to the firm। अब देखो अगर हमारी सेल या फिर हमारा प्रॉफिट नीचे जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, शेयर नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो इसेंशियल ऑफ अ सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, क्या इसेंशियल्स है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्या चीजें जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज इफेक्टिव लीडरशिप, सबसे बड़ी चीज लीडर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अपना वर्क इफेक्टिवली करे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज चेंज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए, रेलेवेंट टू एंटरप्राइज, जो भी स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है वो उस एंटरप्राइज के लिए रेलेवेंट हो। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ऐसे नहीं कि कुछ भी स्टार्ट कर दिया कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा, उसके बाद पूरा प्लान रेडी करने के बाद उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। सो टर्न अराउंड क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हमने देखा न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस में आज के टाइम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा क्या होता है, देन लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, एंड स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव क्या है चेंजिंग सिनेरियो में, वो हमने देखे। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्यों है, टर्न अराउंड क्या होता है। सो ये सारे टॉपिक हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ आ गई हो। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।